हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक लेके आया हूं और जिसका शीर्षक है पॉलिसी ऑफ धम्मा एंड धम्मा एडॉप्टेड बाय अशोका एंड द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य पॉलिटी पर मैंने एक विशद रूप से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें। आप YouTube पर जाएं, वहाँ पर AJ स्पेस दें, IS लिखें, IAS स्पेस दें, एकेडमी लिखें और फिर स्पेस दें, इंदौर लिखें। आपको जब आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरे द्वारा अपलोडेड वीडियोस ऑटोमेटिकली प्राप्त होते रहेंगे। आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। मेरे द्वारा पॉलिटिक्स पर, खासकर पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन विषयों पर वीडियोस रेगुलरली अपलोडेड किए जा रहे हैं। आप उस वीडियोस की गुणवत्ता देखिए और आकलन कीजिए, अपना सजेशंस दीजिए। मैं इससे बेहतर वीडियोस बनाने का भी प्रयास करूंगा। तो बस दोस्तों, आइए चलते हैं कि पॉलिसी ऑफ धम्मा एडॉप्टेड बाय अशोका क्या था, इसका स्वरूप क्या था, इसका नेचर क्या है, इसका कंटेंट क्या है। धम्मा पॉलिसी अडॉप्ट करने के पीछे अशोका का मकसद क्या था, व्हाट वेर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड प्रोमुलगेटिंग द पॉलिसी ऑफ धम्मा। तो इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इस पॉलिसी ऑफ धम्मा का बाद में आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ, मॉडर्न पॉलिटी पर क्या असर हुआ, मॉडर्न डायनेस्टी में बिखराव उत्पन्न क्यों हुआ, उसके डिक्लाइन क्यों हुए। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि धम्म पॉलिसी बहुत ही मिसअंडरस्टूड पॉलिसी है और इतिहासकारों के बीच में अनेक प्रकार के मत हैं। तो आइए चलते हैं, हम इसके बारे में विशद रूप से जानते हैं कि आखिर पॉलिसी ऑफ धम्म क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि धम्म जो है वो ये प्राकृत वर्ड है। एंशियंट इंडिया में प्राकृत लैंग्वेज होता था और उसका जो स्क्रिप्ट था वो था ब्राह्मी। तो धम्म जो है वो धर्म का अपभ्रंश है प्राकृत में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू फिलॉसफी में धर्म का बहुत बड़ा महत्व है और इसको राइटियसनेस भी कहते हैं। या मोरल प्रिंसिपल, या पीटी, एन एक्ट ऑफ लेकिन कोई भी जो अनुवाद है वो सही ढंग से धम्म की व्याख्या नहीं प्रस्तुत करता। उसका रीजन ये है कि जिसका जो ओरिजिनल जो वर्ड है वह है धर्म। और जैसा कि आप जानते हैं कि धर्म, हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि धर्म का मतलब क्या होता है। धर्म मतलब होता है ड्यूटीफुल। लेकिन इस ड्यूटीफुलनेस का या राइटियसनेस का आश्रम के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि हिंदू फिलॉसफी में 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जिस व्यक्ति का जिस स्टेशन ऑफ लाइफ में, जिस अवस्था में वो है, उसके हिसाब से उसका धर्म भी परिवर्तित होगा। तो धर्म का एक विशद रूप है। इसी का जो अपभ्रंश है, प्राकृत रूप जो है, वह है धम्म। तो
जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य डायनेस्टी के जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे 321 एडी में बीसी में उनके द्वारा मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। उसके बाद जीवन के अंतिम समय में वो जैन हो गए थे और जैन मुनि भद्रबाहु के संपर्क में आकर के दक्षिण भारत मतलब कर्नाटक चले गए थे और वहीं पर उन्होंने अंत में तपस्या करके जैना ट्रेडिशन एंड कस्टम के हिसाब से अपने जीवन का परित्याग कर दिया था। उसी तरह से उनका पुत्र बिंदुसार आजीविका संप्रदाय भी एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था इन एडिशन टू बुद्धिज्म और जैनिज्म उस जमाने में। तो ये आजीविका संप्रदाय के मानने वाले थे और इसके अतिरिक्त अशोक, सम्राट अशोक मौर्यन डायनेस्टी का तीसरे नंबर का किंग था और सबसे प्रतापी किंग था। जैसा कि हमको बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से जानकारी प्राप्त होता है कि शुरू में अशोक बहुत ही क्रूएल शासक था और इसीलिए बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में शुरुआती दौर में उन्हें चंडा अशोक बोलते हैं। लेकिन बाद में कलिंग युद्ध के बाद उनके हृदय परिवर्तन होने के बाद में उन्हें धम्मा अशोक बोला जाने लगा, ऐसा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में मानते हैं। तो आखिर धम्म क्या है? सम्राट अशोक को धम्म नीति अपनाने के लिए क्यों विवश होना पड़ा, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि धम्म क्या है। तो धम्म जो है वो विभिन्न सोशल जो सामाजिक जो उस समय में जो सामाजिक जो आचरण था, जो नियम था, विभिन्न प्रकार के जो धर्मावलंबी थे, विभिन्न प्रकार के सोशल कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी को बनाने में चाणक्य का बहुत बड़ा रोल था। उनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था और वो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो उस जमाने में ब्राह्मणिज्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था और उसी के समकक्ष बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविकास और बहुत सारे रिलीजियस सेक्ट्स हिंदुस्तान में पैदा हो गए थे जो ब्राह्मणिज्म को बराबर के टक्कर दे रहे थे। इसका कारण ये था कि मौर्यन पीरियड के आते आते मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेशंस थे, एडमिनिस्ट्रेशंस के जो बहुत सारे पहलू थे, जैसे इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज थी उसको मौर्यों ने रेगुलेट करना प्रारंभ कर दिया। दूसरा, ये पीरियड सिल्वर क्वाइन, पंचमार्क क्वाइन, सिल्वर पंचमार्क क्वाइंस का पीरियड था और आर्कियोलॉजिकली इसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वायर एनबीपी फेज भी कहते हैं। तो दोस्तों, मौर्यन पीरियड में जो पॉलिटी था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसके बारे में बता चुका हूं, एक सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी की स्थापना की गई थी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट किया गया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि 27 प्रकार के ऑफिसर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए लगाए गए थे। जब मौर्यों का उदय हुआ तो उन्होंने समूचे हिंदुस्तान पर कब्जा किया और केवल आज के जो हिंदुस्तान है उसके अतिरिक्त उनका शासन प्रशासन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और साउथ में केवल तमिल प्रदेश को छोड़ करके सारे हिस्सों में उनका शासन प्रशासन था। इतने बड़े भूभाग में साम्राज्य स्थापित होने के कारण से विभिन्न प्रकार की जातियां, कल्चर्स, इसमें के कल्चर्स के मानने वाले
रिलीजियस सेक्ट्स के मानने वाले लोग बसते थे, और जिसके कारण से अक्सर समाज में टेंशन व्याप्त रहता था, मारपीट की संभावना रहती थी, झगड़ा फसाद होते रहते थे, वायलेंस होता था। तो समाज में सौहार्द माने हार्मोनी कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, हार्मोनी इस्टेब्लिश कैसे किया जाए, इसके लिए धम्म पॉलिसी को अख्तियार किया गया था। तो इसीलिए सम्राट अशोक बार बार, जो अभी आपको हम 13 जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उसके बारे में हम बताएंगे, तो वो बार बार जो है ना टॉलरेंस माने सहिष्णुता पर जोर देते हैं। शासन प्रशासन चलाने के लिए केवल फोर्स की जरूरत नहीं होती है कि आप केवल और केवल फोर्स से शासन प्रशासन नहीं चला सकते हैं, उसके लिए गुडविल की जरूरत होती है। और जो धम्म पॉलिसी था वो बेसिकली गुडविल प्राप्त करने के लिए था। हालांकि जैसे भबरू एडिक्ट है जो जयपुर के पास में है, भबरू एडिक्ट में सम्राट अशोक ने स्पष्ट रूप से अपने आप को बुद्धिस्ट माना, और उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि जो लोग बुद्धिस्ट ऑर्डर को, जो मॉन्क्स नहीं मानेंगे, जो भिक्षु नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एज फार एज द पर्सनल रिलीजन इज कंसर्न, सम्राट अशोक बुद्धिस्ट था, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी उन्होंने विभिन्न देशों में अपने लोगों को भेजे थे, मॉन्क्स को भेजे थे, अपने पुत्र महेंद्र को और संघमित्रा को भी भेजा था श्रीलंका। ये एक निर्विवाद तथ्य है। उनके पीरियड में दक्षिण एशिया के देशों में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ, सेंट्रल एशिया के भी कुछ क्षेत्रों में प्रचार प्रसार हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो धम्म पॉलिसी जो सम्राट अशोक का है, उसका बुद्धिज्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने प्रजा को बुद्धिज्म मानने के लिए विवश नहीं किया। जैसे कि इस्लामिक राज्यों में हमने देखा है, सल्तनत पीरियड में हमने देखा है, अरब के हिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के, इस्लाम धर्म के उदय होने के बाद में या क्रिश्चियनिटी का उदय होने के बाद में सारे के सारे इलाकों में धर्मांतरण या कन्वर्सन किया गया था, केवल हिंदुस्तान ही बचा रहा। लेकिन सम्राट अशोक की महानता इस बात में है कि उनका व्यक्तिगत धर्म बुद्धिज्म होने के बावजूद भी उन्होंने अपने प्रजा पर अपने पर्सनल धर्म को, माने बुद्धिज्म को नहीं थोपा। माने पीपुल वेर नॉट कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म बाय फोर्स और कोएडिशन। तो उस जमाने के हिसाब से जिस प्रकार से हिंदुस्तान मौर्यों के समय में इतना विशाल साम्राज्य हो गया था, जितना विशाल साम्राज्य बाद में कभी नहीं हुआ, तो उन विशाल साम्राज्य में रहने वाले लोगों, जो विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न संस्कृति के रहने वाले थे, उनमें सामंजस्य कैसे बिठाई जाए, उनमें मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसीलिए उन्होंने पॉलिसी ऑफ धम्म को अडॉप्ट किया। और इसीलिए वो रॉक एडिक्ट्स जो कुल 14 उनके द्वारा जारी किए गए थे, जिसके बारे में हम बताएंगे, उनमें उन्होंने बार बार टॉलरेंस की बात की है, सहिष्णुता की बात की है। धम्म, जैसे कि महान इतिहासकार D.R. भंडारकर ने कहा कि धम्मा पॉलिसी कुछ भी नहीं है, बल्कि बुद्धिज्म का जो ओरिजिनल फॉर्म था हीनयान, इसी का एक्सटेंशन है। लेकिन अनेक इतिहासकारों का यह मत है कि सम्राट अशोका का जो धम्म पॉलिसी है और जो बुद्धिज्म है, दोनों में अंतर है। और अंतर क्या क्या है? तो सबसे पहला अंतर यह है कि धम्म जो है वो बेसिकली एक सोशल इथिक्स है।
और ये कोई स्पेशल धर्म नहीं है जैसे हिंदू या इस्लाम, बुद्धिज्म या जैनिज्म नहीं है, बल्कि ये सारे धर्मों के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो सोशल कोड है, जो रिलीजियस कोड है, जो मोरल कोड है, उसको इस धम्म पॉलिसी के तहत में लाया गया है। जैसे बाद के वर्षों में हमने देखा अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किया था और उसमें भी उनका प्रयास था कि सारे धर्मों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दीन इलाही या तौहीद इलाही में शामिल किया जाए, हालांकि वो बुरी तरह से फेल हुआ। इसी तरह से सम्राट अशोक ने जो धम्म पॉलिसी अख्तियार किया था, उसका बेसिक मकसद यह था कि सभी धर्मों के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो सोशल और रिलीजन से संबंधित हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित हैं, जो नैतिकता पर आधारित हैं, उन पॉजिटिव पॉइंट्स को धम्म में शामिल किया जाए और उसका प्रचार प्रसार किया जाए। तो जितने भी उन्होंने रॉक एडिक्ट्स या पिलर इंस्क्रिप्शंस लगाए, वो सब ऐसे ऐसे जगहों पर लगाए गए हैं जहां पर कि पब्लिक व्यू में वो, माने जहां पर लोगों का अक्सर गैदरिंग होता है, ताकि अधिक से अधिक लोग उसको पढ़ सकें और जीवन में उसको उतार सकें। तो धम्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो टू इस्टेब्लिश हार्मोनी इन सोसाइटी, कि समाज में किस प्रकार से सामंजस्य बैठाया जाए, उसके ऊपर इसका विशेष रूप से जोर है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टू इस्क्यू वायलेंस। धम्म पॉलिसी ये कहता है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, लोग हिंसा पर उतारू नहीं हो, मारकाट नहीं करें। ये धम्म का विशेष रूप से उस पर इम्पोर्टेंस है। उसका रीज़न ये है कि जैसा मैंने बताया कि उस ज़माने में सोशल टेंशन का दौर था, जो कमर्शियल क्लास था वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे जो कमर्शियल क्लासेस जैसे वैश्य कम्युनिटी है, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को उन्होंने धर्म को अपना लिया था। ब्राह्मणिकल जो धर्म जो था, अभी हम उस हिंदू वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये 9वीं 10वीं शताब्दी के बाद में हिंदू धर्म का इसका डेवलपमेंट हुआ ब्राह्मणिज्म से ही। अभी हम केवल ब्राह्मणिज्म वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो ब्राह्मणिज्म ने भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरा जोर लगा दिया था। और कास्ट रिजिडिटी, इस पीरियड में कास्ट रिजिडिटी पूर्व के पीरियड से ज्यादा बढ़ गई थी। और इसमें हालांकि जो वैश्य कम्युनिटी था वो द्विज था, न ट्वाइस बर्न अलॉन्ग विद द ब्राह्मण एंड क्षत्रियाज, लेकिन उनको वो सम्मान हासिल नहीं था जो कि ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को था। और इस पीरियड के आते आते जो वैश्य कम्युनिटी है, जो कमर्शियल क्लास था, वो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से ताकतवर हो गया था बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी एंड स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड बिकॉज ऑफ द फ्लावरिंग एंड फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स इन द इंटायर मॉर्जन टेरिटरीज। तो इसके कारण से ट्रेड एंड कॉमर्स करना बहुत आसान काम हो गया था। तो कॉमर्शियल क्लास बहुत ज़्यादा रिच हो गया और उन्होंने जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है उस पर बार बार उस पर जो है ना प्रहार करना शुरू किया। ब्राह्मणों ने भी कास्ट रिजिडिटी को बहुत हार्ड कर दिया। सेक्रीफाइसों पर या मैंने यज्ञों पर ज़्यादा जोर था, एनिमल किलिंग पर बहुत ज़्यादा जोर था, क्योंकि ये दे आर द बेसिक टीनेट्स ऑफ ब्राह्मणिज्म। तो इसीलिए बहुत सारे जो कमर्शियल क्लासेस के लोग थे वो जैनिज्म और बुद्धिज्म को अपना लिया। इस टेंशन को दूर करने के लिए धम्म की पॉलिसी को सम्राट अशोक ने अख्तियार किया था। लेकिन ये धम्म की पॉलिसी उन्होंने कब शुरू किया? उन्होंने धम्म की पॉलिसी को कलिंग के वार
हालांकि शुरुआत से ही उनका फोकस हार्मोनाइजेशन ऑफ द रिलेशनशिप पर था, लेकिन ये पूरी तरह स्टेलाइजेशन वो हुआ 261 बीसी कलिंगा वार। जब लाखों लोग इस युद्ध में मारे गए, लाखों घायल हुए, बहुत सारे लोग होमलेस हो गए, तो इससे व्यथित होकर के, जो कि रॉक एडिक्ट 13 में बताया गया हमें कि उन्होंने धम्म माने भेरी घोष वर्ड आया है, भेरी घोष, भेरी घोष मतलब ड्रम बीट ऑफ वार को छोड़ करके उन्होंने धम्म घोष ड्रम बीट ऑफ राइटियसनेस को अडॉप्ट किया। मतलब कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने अब इसके बाद से युद्ध का परित्याग किया और शांति की बहाली का प्रयास किया। इसके बारे में और विशद रूप से बताएंगे। एक जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट था धम्म का, वो था टू रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, अपने बड़ों को सम्मान करें, अपने पिता का सम्मान करें, अपने फैमिली के सदस्यों का सम्मान करें और अपने समाज के लोगों का सम्मान करें। इसका जो वाइडर क्षेत्र में कि जो ब्राह्मणों का भी सम्मान करें, श्रमणाज वर्ड आया है, श्रमणा मतलब बुद्धिस्ट, जैना, आजीविकाज या और जो रिलीजियस सेक्ट हैं उसको श्रमणाज बोलते थे, जिसका बार बार उपयोग हुआ है ब्राह्मणाज के साथ में श्रमणाज का। तो उनका आप आदर करें, सम्मान करें, उनके साथ में उदारता का व्यवहार करें। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रॉक एडिक्ट 3 में बताया गया है। और इसी तरह से उन्होंने जो यज्ञ पर बैन करने के लिए, रोकने के लिए उन्होंने एडिक्ट जारी किए, उद्घोषणा जारी किया कि जो पब्लिक गैदरिंग होता है या जो सेक्रीफाइसेज होते हैं, जिसको यज्ञ बोलते हैं हिंदी में, जिसमें कि अनेक संख्या में एनिमल का बलि प्रदान किया जाता है, जानवरों को मारा जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने रॉक एडिक्ट फर्स्ट में आदेश जारी किया। और जैसा कि मैंने बताया कि रॉक एडिक्ट 2 में उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण हैं या जो श्रमणाज है, माने बुद्धिस्ट हैं, जैनिस हैं या अन्य रिलीजियस सेक्ट के मानने वाले हैं, उनके प्रति उदारता का व्यवहार करिए। और ये करना चाहिए क्योंकि इससे समाज में शांति और सद्भाव का वातावरण पैदा होगा। इन्होंने रॉक एडिक्ट 2 में बताया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्रास, ये धम्म महामात्रा या इसको प्राकृत में बोलते हैं धम्म महामत्ताज, युक्तास, प्रदेशिकास, स्त्री महामत्ताज, ऐसे पदों को क्रिएट किया, गठन किया। और इनका काम था कि ये देखें कि समाज में किसी तरह का बदचलन तो नहीं हो रहा है, समाज में नैतिकता का ह्रास तो नहीं हो रहा है, कौन कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो समाज में अनैतिकता फैला रहा है, तो उनके खिलाफ में धम्म महामत्तास, उनके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र था और वो सम्राट को रिपोर्ट करता था। बाद के वर्षों में धम्म महामत्तास बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया और वो पॉलिटिकली भी इंटरफेयर करने लगा। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि ये बाद के वर्षों में धम्म महामत्तास एक काइंड ऑफ प्रिस्टली क्लास के रूप में उभर गया मौर्यों के पीरियड में, और जो कि मौर्यों के बाद के मौर्यों के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ, क्योंकि ये आर्थिक और राजनीतिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गए।
इन्होंने लोगों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया धम्म के बहाने। लेकिन अशोका के पीरियड में इनका जो बेसिक काम था वो था धम्म का प्रचार प्रसार करना, समाज में नैतिकता को बढ़ावा देना, अनैतिकता को रोकना, ताकि समाज में सामंजस्य बना रहे। और इसके अलावा सम्राट अशोक ने विभिन्न प्रकार के वेलफेयर के काम भी किए उन्होंने, जैसे कि उन्होंने रॉक एडिक्ट 2 में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन करवाया, हॉस्पिटल खुलवाए ताकि सभी व्यक्तियों को और जानवरों को उपचार की सुविधा हासिल हो सके। रोड के किनारे पौधे लगवाए ताकि छायादार वृक्ष लग सके, जो बाद के वर्षों में शेरशाह ने भी किया था। और इसके अलावा कुएं खुदवाए गए। तो ये सब जो परोपकार के काम हैं, जो ये समय समय पर हिंदुस्तान के सम्राट ने, राजाओं ने किया है। तो इस तरह से इसके अतिरिक्त उन्होंने रॉक एडिक्ट 8 में ये लिखा है कि उन्होंने जो हंटिंग, पहले के राजा महाराजा लोग शिकार करने के लिए जंगलों में जाते थे और वहाँ जानवरों की शिकार करते थे, लेकिन सम्राट अशोक ने उद्घोषणा किया रॉक एडिक्ट 8 में कि अब से हंटिंग एक्सपेडिशन को उन्होंने छोड़ दिया है और धर्म यात्रा को उन्होंने बढ़ावा दिया है, जिससे कि जो टूर अब होगा वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए होगा। और इसका 2 फायदा है, एक तो धर्म का प्रचार प्रसार होगा धम्म का, और दूसरा लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करने का, उनसे मिलने जुलने का अवसर प्राप्त होगा सम्राट को, और उनकी समस्याओं को मौके पर ही निराकरण किया जा सकेगा। तो एक बहुत बड़ा साहसिक कदम था। अब हम चलते हैं 1 बाय 1 रॉक एडिक्ट में उन्होंने क्या कहा। तो जैसा कि बहुत सारे चीज़ तो मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे पहला रॉक एडिक्ट में उन्होंने कहा कि जो फेस्टिवल गैदरिंग है उस पर जो लोग जमा होते हैं, जो उत्सव मनाते हैं और जो एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं, या यज्ञ का जो अक्सर आयोजन ब्राह्मणों के द्वारा होता रहता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा धन खर्च होता है, तो उन्होंने रॉक एडिक्ट 1 में इसको साफ मना किया। रॉक एडिक्ट 2 में उन्होंने कहा कि जो है मेडिकल ट्रीटमेंट, चाहे आम जनता हो या चाहे जानवर हो, उसको सबको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। उनके लिए उसने व्यवस्था कराया, रोड बनाया, पौधे लगवाए रोड के किनारे, इस तरह की व्यवस्था उनके द्वारा की गई। और तीसरा जो रॉक एडिक्ट है उसमें उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मणों के साथ में या श्रमनाज के साथ में, खास करके बुद्धिस्ट और जैनिस्ट और जो अन्य रिलीजियस सेक्ट के मानने वाले लोग हैं, उनके प्रति उदारता का व्यवहार करें। और इसके अलावा अपने पेरेंट्स के प्रति भी रिस्पेक्ट का भाव रखें। चौथे रॉक एडिक्ट में उन्होंने कहा कि उन्होंने अचीवमेंट गिनाए कि धम्म पॉलिसी एडॉप्ट करने के कारण से जो समाज में वैमनस्यता फैल गया था, जो असमान की भावना ब्राह्मणों के प्रति या श्रमणाज के प्रति था, वो सब पर बहुत हद तक अंकुश प्राप्त कर लिया गया है। और 5वें रॉक एडिक्ट में उन्होंने धम्म महामात्राज का, जैसे मैंने बताया, उन्होंने उसका अपॉइंटमेंट करने का खुलासा किया है और इसका व्यक्तिगत विशेष रूप से काम होगा कि वो धम्म का प्रचार प्रसार पूरे साम्राज्य में करे और अनैतिकता को, इमोरलिटी को बढ़ने से रोक सके। और इसके अलावा उन्होंने रॉक एडिक्ट 7 में टॉलरेंस, जैसा कि मैंने कहा, सहिष्णुता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय का जो उनका मौर्यों का साम्राज्य था उसमें सोशल टेंशन व्याप्त, जैसे मैंने बताया, और इस सोशल टेंशन को कम करने के लिए उन्होंने विभिन्न रॉक एडिक्ट
के माध्यम से, पिलर इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से जनता को अपना विचार भेजने के लिए उन्होंने रॉक एडिक्ट और पिलर इंस्क्रिप्शंस या माइनर रॉक एडिक्ट का सहारा लिया। जो जनता के व्यू में जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित होते हैं वहाँ उन्होंने ये सब चीज़ें लिखवाई ताकि जनता में इसका गुड मैसेज जाए, अच्छा मैसेज जाए। इसके अलावा उन्होंने 8वें रॉक एडिक्ट में, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने धम्म यात्रा शुरू किया, रॉयल हंटिंग एक्सपीडिशन को छोड़ दिया, और 9वें एडिक्ट में उन्होंने विभिन्न प्रकार के सेरेमनीज जो होते हैं हिंदुस्तान में, जैसे कि जन्म के समय में, मृत्यु के समय में, शादी के समय में मुंडन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के संस्कार जो हिंदुओं में है उस पर उन्होंने, उसके खिलाफ में उन्होंने अभियान छेड़ा और उन्होंने कहा कि ये फिजूल खर्ची है, ये धन का अपव्यय है, तो इसीलिए उस पर रोक लगाई जाए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को, जो रॉक एडिक्ट 10 है उसमें उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने सम्मान के प्रति ललायत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रसिद्धि के प्रति ललायत नहीं होना चाहिए, ये क्षणभंगुर होता है, और इसके बदले में हर व्यक्ति को धर्म को मानना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने दोबारा से रॉक एडिक्ट 11 में उन्होंने समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं या एल्डर्स हैं उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने की बात दोहराई है, ताकि समाज का जो संगठन है, जो ढांचा है, वो नहीं बिगड़े, जो फैमिली का, जो परिवार का जो ढांचा है वो नहीं टूटे, डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, और इसलिए उनका बार बार इस पर जोर रहता है। और रॉक एडिक्ट 12 में पुनः उनके द्वारा टॉलरेंस पर, सहिष्णुता पर जोर दिया गया है, और बैनिंग ऑन द किलिंग ऑफ एनिमल्स पर उनका विशेष रूप से ध्यान है। और जैसा कि रॉक एडिक्ट 13 में मैंने बताया कि उन्होंने कलिंग विजय के बाद भेरी घोष को खत्म करके धम्म घोष अपनाया। धम्म घोष का मतलब यह हुआ द पॉलिसी ऑफ पेसिफिज्म। शांति की नीति अख्तियार किया उन्होंने। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो धम्म से रिलेटेड हैं, और हमने ये भी बताया कि ये धम्म की पॉलिसी उन्हें अडॉप्ट क्यों करना पड़ा, क्यों मजबूर होना पड़ा, उसके राजनीतिक कारण क्या थे, उसके सामाजिक कारण क्या थे, उसके आर्थिक कारण क्या थे। और शॉर्ट में पुनः मैं बता देना चाहता हूँ कि राजनीतिक कारण यह था कि जैसा आप जानते हैं कि महाजनपद के समय में स्टेट का डेवलपमेंट हुआ, 16 महाजनपद के बारे में हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन अब जो मौर्यों का जो शासन प्रशासन शुरू हुआ उसमें सारे महाजनपद समाप्त हो गए, और उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोनार्किकल स्टेट गवर्नमेंट शुरू किया जो बहुत हद तक निरंकुश था। तो पहला कारण तो ये था कि बहुत सारे जो इंटरेस्ट ग्रुप थे सोसाइटी के, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ग्रुप, उन सभी को मौर्यों ने धराशायी कर दिया, वन बाय वन कंक्वेस्ट किया और उनको अधीनस्थ कर दिया, सब्जुगेट कर दिया। एक तो वहाँ पर टेंशन था पॉलिटिकल कि जो पूर्व के जो राजा महाराजा थे, जो किंग्स थे, उन्हें वो बार बार इस ताक में लगे रहते थे कि किसी तरह से मौर्यों को हम कमज़ोर कर सकें, जो हम आपको डाउनफॉल ऑफ मौर्यास के समय में बताएंगे। और दूसरा जो कारण था वो था इकोनॉमिक, और जिसके बारे में हम बता चुके हैं कि इकोनॉमिक कारण क्या क्या था। सोशल कारण के बारे में आप जैसा जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था जिसमें कि बहुत सारे एरियाज ट्राइबल्स डोमिनेटेड एरियाज थे, जहां पर कि ना तो ब्राह्मणिज्म का किसी प्रकार का प्रभाव था और ना बुद्धिज्म या जैनास लोग धर्म का कोई प्रभाव था।
तो ये जो एरियाज थे, जो ट्राइबल एरियाज, उनमें भी किसी तरह से सौहार्द उत्पन्न किए जाए और वो हथियार नहीं उठा लें शासन प्रशासन के खिलाफ। तो अशोका ने जो धर्म पॉलिसी अख्तियार किया था, उसका बेसिक मकसद ये था कि वो उन ग्रुप्स ऑफ पीपुल के समक्ष अपना गुडविल प्रस्तुत कर रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न का इलाका, जहां पर कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे इलाकों में इंडो ग्रीक्स, जिसको यवन बोलते हैं, और बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहां पर कि ना तो ब्राह्मणिज्म का उतना असर था और ना बुद्धिस्ट वहां तक अशोका के पीरियड में उनका प्रभाव पहुंच पाया था। तो ऐसी परिस्थिति में समाज के सभी वर्गों के बीच में एकता उत्पन्न करने के लिए धम्म पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया था। अब दोस्तों चलते हैं कि धम्म पॉलिसी का इफेक्ट क्या हुआ। हेलो दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्य एम्पायर एंड व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्परर अशोका। तो चलते हैं। सबसे जो पहला कारण था वो था ब्राह्मणिकल रिएक्शन। ये ब्राह्मणिकल रिएक्शन क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना में ब्राह्मणों का बहुत जबरदस्त रोल रहा था अंडर द लीडरशिप ऑफ चाणक्य, जो अर्थशास्त्र लेखक भी थे और वो प्राइम मिनिस्टर भी थे। समूचे मौर्यन शासन प्रशासन में ब्राह्मणों की महती भूमिका थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर में फेस्टिविटीज, सेक्रीफाइसेस, जिसको यज्ञ बोलते हैं, एनिमल किलिंग, जानवरों का बलि प्रदान, विभिन्न प्रकार के जो ब्राह्मणिकल संस्कार होते हैं, जैसे यज्ञोपवीत, मुंडन संस्कार, जन्म के समय में संस्कार, डेथ के समय में संस्कार, मृत्यु संस्कार, मृत्यु भोज, ये सब स्पेशल फीचर्स हैं ब्राह्मणिकल रिलीजन के। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये धम्म की जो पॉलिसी थी वो बेसिकली इन द वाइडर कंटेक्स्ट ऑफ द एम्पायर, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की जातियां, संप्रदाय के लोग, संस्कृति के मानने वाले लोग, ट्राइबल्स, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में इंडो ग्रीक्स, जिसको यवन बोलते हैं, और वो पीरियड एक मेल्टिंग स्पॉट का पीरियड था एज पर एज द नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज आर कंसर्न। तो ब्राह्मणिकल रिएक्शन क्यों हुआ? उसके पीछे लॉजिक ये था कि जब अशोका ने कहा कि भाई उन्होंने विभिन्न रॉक एडिक्ट के माध्यम से, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एनिमल सेक्रीफाइसेस या यज्ञ पर रोक, या विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल, या विभिन्न प्रकार के संस्कार जो ब्राह्मणिकल संस्कार होते हैं, संस्कार, उन पर रोक या पाबंदी, इससे ब्राह्मण्स चिढ़ गए। और जैसे कि इतिहासकार हरप्रसाद शास्त्री का कहना है कि ब्राह्मणिकल रिएक्शन इसी कारण से हुआ। जब सम्राट अशोक ने कहा कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज एंड सिविल लॉज, ये दोनों मामले में, दोनों प्रकार के कानून में सभी को समान रूप से
पनिश किया जाएगा या दंड दिया जाएगा, जिसके लिए ब्राह्मण्स घोर विरोधी थे, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन में विश्वास करते थे। जैसा कि मैंने बताया था कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर में विभिन्न प्रकार के धर्मशास्त्रार्थ लिखे गए थे, और उनका जो बेसिक जो सबसे पहला जो धर्मशास्त्र है वो है मनुस्मृति। तो जो उसका बेसिक सिद्धांत है वो है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण। इसका अर्थ यह है कि एक ही अपराध के लिए ब्राह्मणों को कम सजा दी जाएगी, शूद्रों को ज्यादा दी जाएगी, सबसे ज्यादा दी जाएगी, वैश्यों को थोड़ा कम दी जाएगी। लेकिन बहुत सारे मामलों में ब्राह्मणों को इम्यूनिटीज या उनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे, उन्हें छूट मिली हुई थी। अब सम्राट अशोक ने धम्म पॉलिसी के आधार पर उन्होंने क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉज को सबके लिए लागू किया। इससे जो धर्मशास्त्र के जो सिद्धांत थे, जिसके लेखक ब्राह्मण्स थे, पुरोहित थे, उन्होंने समझा कि ये हमारे प्रिविलेज पर कुठाराघात है। एक फैक्टर तो ये था, और जिसके कारण से आप देखेंगे कि जो अंतिम जो शासक, मौर्यों का अंतिम शासक का नाम था बृहद्रथ। इसे 185 बीसी में उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ये पुष्यमित्र शुंग सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था और ब्राह्मण था, और यहीं बिरसा का रहने वाला था। भोपाल के पास में बिरसा, जिसको पुराने जमाने में भिलसा बोलते हैं, और बेसानगर। पुष्यमित्र शुंग ने आर्मी के परेड के बहाने बृहद्रथ को बुलाया, सम्राट को, और आर्मी के सामने पब्लिक व्यू में बृहद्रथ की हत्या कर दिया। यह कैसे संभव हो सकता है? इसका मतलब यह हुआ कि जो आर्मी में जो अफसर्स थे, जो जवान थे, वो भी मौर्यों के पॉलिसी के खिलाफ थे। अंदर ही अंदर उनमें मौर्यों के खिलाफ एक विद्रोह की भावना थी, क्योंकि कोई भी सेनापति अपने सम्राट की हत्या आर्मी के सामने में नहीं कर सकता है। तो अल्टीमेटली आर्मी जो है वो अपने सम्राट या राजा के प्रति वफादार होता है, और अगर पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा किया तो आर्मी के जवानों के द्वारा भी पुष्यमित्र शुंग की हत्या कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया, और इसके बाद करीब 50 साल के शासन के बाद में फिर कण्व वंश के लोगों ने शासन किया, जिसका कि शासक वसुदेव था, और यह भी ब्राह्मण था। डेक्कान में सतवाहन, इनका भी उदय हुआ, जो आज की तारीख में आंध्रा और महाराष्ट्र का एरिया पड़ता है, अपर डेक्कान। सातवां, जिनका की राजधानी प्रतिष्ठान था, ये भी अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, और इनका सबसे बड़ा प्रतापी सम्राट हुआ था गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके बाद जो वकाटक वंश का शासन हुआ, जो गुप्ता पीरियड का समकालीन था, जो हम गुप्ता पॉलिटी में हम बता चुके हैं। यह भी ब्राह्मण डायनेस्टी था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सम्राट अशोक की धम्म पॉलिसी, हालांकि उसका बुद्धिज्म से कोई लेना देना नहीं था, पर्सनली वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, लेकिन लोगों ने यह समझा, और खास करके ब्राह्मणों ने यह समझा कि ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर को कमजोर करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसीलिए एक रिएक्शन हुआ, और इस रिएक्शन के तहत में ब्राह्मणों ने
विद्रोह किया और विद्रोह के फलस्वरूप मौर्यन डायनेस्टी समाप्त हुआ। और इसके बाद बहुत सारे डायनेस्टी जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, उन्होंने अपने आप को ब्राह्मणिकल ऑर्डर, अपने राज्य को ब्राह्मणिकल ऑर्डर घोषित कर लिया, मतलब राज्य धर्म। दूसरा पॉइंट क्या था, जब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब सम्राट अशोक ने भेरी घोष के बदले में धम्म घोष अपनाया, जो कि उन्होंने रॉक एडिक्ट 13 में बताया है, तो उन्होंने पॉलिसी ऑफ पेसिफिज्म, उन्हें शांति का नीति अख्तियार किया। और इसके कारण से इतिहासकारों का ये कहना है कि इस शांति के नीति से अल्टीमेटली आर्मी कमजोर हो गया। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे मौर्य पॉलिटी में मैंने बताया था, तो उस जमाने के हिसाब से मौर्यों के पास में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा आर्मी का या फौज था। तो इतने बड़े आर्मी को अगर आप जगह जगह उसका संचालन नहीं करेंगे, उनको युद्ध में नहीं भेजेंगे, तो उसका असर आर्मी के मनोबल पर पड़ेगा और अल्टीमेटली आर्मी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और यही बात मौर्यों के साथ में लागू हुआ। तो दूसरा जो कारण था वो था पॉलिसी ऑफ पेसिफिज्म। तीसरा कारण क्या था, डिवीजन ऑफ एम्पायर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मौर्यों में भी द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमोजेनिचर, जिसको ज्येष्ठाधिकार बोलते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाया था। और जिस तरह से हमने राजपूत पॉलिटी में देखा, तो इस कारण से इसका बहुत विपरीत प्रभाव मौर्य एम्पायर पर पड़ा। और जैसा कि हमें मालूम है कि 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हुई, लेकिन कोरोनेशन जो राज्यारोहण है, वो हिंदी में बोलेंगे, और सम्राट अशोक का राज्यारोहण 269 बीसी में हुआ। अब ये 4 साल का जो गैप है वो क्या है, इसका एक ही रीजन है कि सम्राट अशोक के विभिन्न अन्य भाइयों में इनके लड़ाई, संघर्ष, झगड़ा चलते रहे और अल्टीमेटली इस 4 साल के दरमियान में उन्होंने अपने सारे भाई का कत्ल किया। और उसके बाद अपने प्रधानमंत्री राधागुप्त के सहयोग से उन्होंने 269 बीसी में राज्यारोहण किया, कोरोनेशन सेरेमनी हुआ। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद इसी प्रकार का सिचुएशन पुनः डेवलप हुआ। और जैसे कि हमें इतिहासकार कल्हन के राज तरंगिणी से ज्ञात होता है कि उनके हिसाब से सम्राट अशोक का पुत्र जलूका, उनके मुताबिक जालूक कश्मीर का शासक था और उसने अपने किंगडम में आसपास के इलाकों को भी कब्जा कर लिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद में उनके पुत्रों में लड़ाई हुई। कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि सबसे पहले कुणाल सम्राट बने। कुछ इतिहासकारों का मत है कि कुणाल चूंकि ब्लाइंड थे तो उनका पुत्र संप्रति ये सम्राट बने। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अशोक के बाद में जो इंपॉर्टेंट सम्राट था, किंग था, वो था दशरथ, क्योंकि इनके द्वारा गया के पास में नागार्जुनी हिल है,
वहाँ के नागार्जुन केव्स, 3 केव्स जो है ना आजीविका संप्रदाय के रहने वाले मानने वाले लोगों को दिया गया था। और ये डोनेशन तो कोई सामान्य आदमी तो दे नहीं सकता है। तो दशरथ का राज्यारोहण हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं, और कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर अशोका प्रोविंस द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू डिफरेंट पार्ट्स में, साम्राज्य को विभिन्न भागों में विभक्त कर दिया गया उनके पुत्रों के बीच में या उनके ग्रैंडसन के बीच में। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा। चौथा फैक्टर ऑपरेशन प्रोविंस, चूंकि उस जमाने में कम्युनिकेशन के साधन बहुत कम थे और जिसके कारण जो प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे वो मनमानी पर उतर जाते थे। जैसा कि बिंदुसार के पीरियड में हमने देखा है कि तक्षशिला के लोगों ने कंप्लेंट किया था, उन्होंने विद्रोह किया था और उसको दबाने के लिए सम्राट बिंदुसार को राजकुमार अशोक को भेजना पड़ा था वहाँ पर शासन करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नर बना करके। और जब राजकुमार अशोक सम्राट अशोक बना तो उनके पीरियड में भी तक्षशिला में और अन्य जगहों पर रिवोल्ट की खबरें अक्सर आती रहती थी। तो एक फैक्टर ये भी है, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को जहाँ पर कम्युनिकेशन के साधन बहुत कम हो तो सुचारू ढंग से चलाना बहुत कठिन काम है। और इसी का फायदा जो है वो प्रोविंशियल गवर्नर्स उठाते थे, मनमानी पर उतर जाते थे, जिसके कारण से जो मौर्य शासन का जो गुडविल था जनता के बीच में, जो 3 इलिस्ट्रियस इम्परेरर्स चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक ने जनता के दिलो दिमाग में पैदा किया था, वो गुडविल समाप्त होता गया। और जिसके कारण से प्रोविंसेस में आए दिन रिवोल्ट होने लगे और जो ताकतवर लोग थे उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में जैसे हमें जानकारी मिलती है, जैसे सुभग सेन, और हमें ये ग्रीक सोर्सेस से जानकारी मिलती है कि नॉर्थ वेस्ट में सुभग सेन ने, जो कि एक प्रोविंशियल गवर्नर के रूप में था, बाद में अपने आप को आज़ाद कर लिया सेंट्रल अथॉरिटी से। तो इसी तरह से हमने देखा कि सतवाहन का जो राज्य का उदय हुआ, पहले वो मौर्य एम्पायर का पार्ट था, उन्होंने भी विद्रोह करके मौर्य से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। धीरे धीरे बहुत सारे प्रोविंशियल गवर्नर्स ने अपनी आज़ादी घोषित कर लिया और इससे मौर्यों की ताकत समाप्त हो गई। चौथा कारण क्या था? चेंजेज इन मटेरियल चेंजेज इन मटेरियल कल्चर। इसका मतलब क्या होता है? जैसा दोस्तों मैंने पूर्व के वीडियो में 6ठी शताब्दी में महाजनपद का उदय शीर्षक से वीडियो बनाया हुआ है और उसमें मैंने ये भी बताया था कि मगध के उत्कर्ष का क्या क्या कारण था। उसमें 3-4 कारण हमने बताए थे कि पहला, यूज ऑफ एलिफेंट, इन वारफेयर, दूसरा यूज ऑफ आयरन वेपन्स, तीसरा ट्रेड एंड कॉमर्स, चौथा प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चर इन गंगेटिक बेल्ट।
ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसके कारण से मगध का उदय हुआ और मगध ने बारी बारी से अन्य जनपद को, महाजनपद को हराया। अब जब ये मटेरियल कल्चर देश के दूसरे भाग में पहुंचे तो उन्होंने भी इन चीज़ों को अपनाया, क्योंकि मैसिव स्केल पर उन्होंने आयरन का इस्तेमाल किया, खास करके दूसरे इलाकों में सतवाहन ने और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इलाके में और गुजरात के इलाके में। ट्रेड एंड कॉमर्स देश में काफ़ी जगह फैल गया और जो खास करके गुजरात के इलाके थे जो उनके समुद्र तट से विदेश में व्यापार होने लगे। तो जो मटेरियल कल्चर जो पाटलिपुत्र में था, जो मगध में था, जो उनको एक स्पेशल एडवांटेज था, वो एडवांटेज खत्म हो गया, क्योंकि दूसरे राज्यों ने, दूसरे किंगडम ने भी एलिफेंट का उपयोग वारफेयर में करना चालू कर दिया, उसमें वो निपुण हो गए। तो इस तरह से अब मगध की मोनोपोली नहीं रही, तो जिसके कारण से हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के रीजनल किंगडम्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज हिंदुस्तान में पैदा हो गए। सबसे लास्ट पॉइंट जो हम बताना चाहते हैं वो है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में हमेशा उत्तर पश्चिमी इलाके से ही हमेशा आक्रमण हुआ और देश बार बार गुलाम हुआ। उस जमाने में भी मौर्यों के पीरियड के समय में सेंट्रल एशिया एक हॉट स्पॉट था, जिसको अगर आप मेल्टिंग पॉइंट कर सकते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के ट्राइबल्स बार बार अपनी सत्ता स्थापित करते थे। तो सेंट्रल एशिया में उस जमाने में स्काइथियंस इन्होंने पूरे सेंट्रल एशिया को कब्जा कर लिया और इसके कारण से उन्होंने इंडो ग्रीक्स को, जिनका शासन बैक्टीरिया में था, बैक्टीरिया जिसको सेंट्रल एशिया का ही पार्ट बोलते हैं, दूसरा पार्थियंस और तीसरा सकाज, ये तीनों सकाज, इंडो ग्रीक और पार्थियंस जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरियाज में इनके छोटे छोटे किंगडम्स थे, ये जब स्काइथियंस ने इन पर प्रहार करना चालू किया तो ये इंडिया की तरफ, पंजाब के इलाकों की तरफ ये बढ़ना शुरू हुए और कुछ जो इनके ट्राइब्स थे, जो उनके कुछ ग्रुप थे, वो चाइना की तरफ भी उन्होंने अटैक किया। लेकिन चाइना में उस जमाने में चाइनीज इंपरेटर का नाम था सी वन टी। (247 BC से 220 BC तक) और चाइनीज इंपरेटर ने इस स्काइथियंस हैवॉक को रोकने के लिए, इसके बर्बर आक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, चाइनीज वॉल बनाना शुरू कर दिया, ताकि जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं, और ताकि उनके इंट्रेंस को रोका जा सके। इस प्रकार का कोई भी पॉलिसी हिंदुस्तान के किसी भी शासक ने नहीं अपनाया। और ग्रेट इंपरेटर अशोक के मृत्यु होने के बाद में उनका जो साम्राज्य जो बिखरा, उसका एक रीजन ये भी था कि स्काइथियंस के सेंट्रल एशिया में होने का बनाने के कारण से इंडो ग्रीक्स ये हिंदुस्तान के भीतरी भाग में घुसते गए। इसी तरह से सकाज और इसी तरह से पार्थियंस ये घुसते गए और उन्होंने हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इलाके में अधिकांश जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया।
और इस कारण से जो हिंदुस्तान की जो इंडिजिनस एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर, जो सबसे बड़ा एम्पायर इतिहास में हुआ, इतना बड़ा एम्पायर उस जमाने के बाद से आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ, उसको छिन्न भिन्न करने के लिए इन तीनों जो इंट्रूडर्स थे, आक्रमणकारी थे, उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इलाके पर दबाव बनाया और बहुत सारे इलाके इन्होंने कब्जा कर लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पुष्यमित्र सुंग, जो बाद में सुंग डायनेस्टी की स्थापना किया था, उसका अधिकांश समय, वो लगभग 30 साल शासन किया था, 30 से 35 साल शासन किया था, उसका अधिकांश समय केवल इंडो ग्रीक से लड़ने में ही बीत गया। ये पुष्यमित्र सुंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने जिस तरह से इंडो ग्रीक्स चाहते थे कि वो पाटलिपुत्र पर भी कब्जा कर लें, वो उन्होंने कब्जा नहीं होने दिया, लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का जो अधिकांश हिस्सा था, उस पर इन्होंने पंजाब के इलाकों में इस पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, यदि C1T की तरह हमारे देश में भी, चाइनीज वाल की तरह हमारे देश में भी इस तरह का अवरोधक बनाया जाता, वाल बनाया जाता, तो संभव था कि जिस तरह से आक्रमणकारी बार बार हिंदुस्तान में आते गए हैं, लगातार आते रहे हैं, उससे रोक मिलता और एक नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिसी का अभाव हमें अक्सर हिंदुस्तान के इतिहास में मिलता है। आप जानते हैं कि अक्सर जो हिंदुस्तान में आक्रमण हुए हैं, खैबर पास से हुए हैं, गोमल पास से हुए हैं, और एक तीसरा पास भी है, मैंने 3 पास हैं जिसको क्रॉस करके लोग आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए। तो पास, या इसको दर्रा बोलते हैं, तो दर्रा ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, 2 किलोमीटर है, कोई दर्रा 3 किलोमीटर है। अगर उसको ही अगर कंप्लीट बंद किया होता, उसको मतलब ब्लॉक कर दिया होता, तो संभव था कि आक्रमणकारी जो बाद में गुप्ता पीरियड में हुंस आक्रमणकारी आए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को तहस नहस करके रखा था, उसके बाद में महमूद गजनी आया, उसके पहले भी बहुत सारे मुसलमान आक्रमणकारी आए, मोहम्मद गोरी आया। तो ये जो सारे आक्रमणकारी है, इन्हीं दर्रों से आए। अगर हिंदुस्तान में जो सेंट्रल अथॉरिटी था, अगर उसने सही नियम बनाया होता, तो संभव था कि इतने जो आक्रमण भारत के इतिहास में हुए हैं, उन आक्रमणों से हम बच जाते हैं। और जिस तरह से चाइना ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना करके आक्रमणकारियों को रोका था, उस तरह का पॉलिसी अगर हम अडॉप्ट करते तो संभव था कि जो लगातार जो राजवंश का पतन होता रहा है, जिसमें एक फैक्टर इन्वेजन भी है, जैसे कि नादिर शाह का इन्वेजन, बाद में अहमद शाह अब्दाली का, तो बहुत सारे, या उससे पहले 1398 में तैमूरलंग का आक्रमण जिसने दिल्ली को तहस नहस कर दिया था। तो इस तरह से हम बच सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान में ना तो मौर्यों ने, ना ही गुप्ता ने, ना राजपूतों ने, और बाद के किसी शासक ने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना जरूर सुझाव दें, ताकि आपके सुझाव को मैं अगले वीडियो में जरूर शामिल करूंगा। थैंक यू वेरी मच।